बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मैं हूं डॉक्टर सुरेश कुमार यादव और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट एंटीबायोटिक्स। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने कुछ फ्रेंडली नेचर ऑफ माइक्रोब्स की बात की थी। तब हमने आपको कहा था कि हम लोग एंटीबायोटिक के केस में एंटीबायोटिक को और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आज हम लोग एंटीबायोटिक से डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले सवाल तो ये आता है कि व्हाट इज एंटीबायोटिक। आखिर हम लोग एंटीबायोटिक को कैसे डिफाइन कर सकते हैं या आखिर एंटीबायोटिक होता क्या है। ठीक है, थोड़ा सा अगर इसी वर्ड को ध्यान से देखिए तो एंटी का क्या मतलब होता है। एंटी का क्या मतलब होता है, अपोजिट, है ना। बायोटिक्स, बायो का मतलब होता है लिविंग सिस्टम, ठीक। और यहां पर क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं माइक्रोब्स की, तो एंटीबायोटिक्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि माइक्रोब्स की ग्रोथ को चेक करते हैं या माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकते हैं। सो एंटीबायोटिक आर दो सब्सटेंसेस that stops or that checks the growth of microbes or microorganism. सिंपल है। एंटीबायोटिक्स नाम में देखिए, आंसर नाम में ही है। एंटी मतलब अपोजिट या रोकना, बायोटिक्स मतलब माइक्रोब्स कह सकते हैं ना। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि किसी भी माइक्रोब की ग्रोथ को सप्रेस करते हैं, धीमा करते हैं या रोकते हैं, ऐसे आप सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स। आपने ये टर्म बहुत बार सुना होगा कि बुखार आ गया या तबीयत खराब है तो डॉक्टर ने कुछ एंटीबायोटिक्स लिख दिए। तो आखिर क्यों लिखते हैं डॉक्टर्स, एंटीबायोटिक्स क्यों देते हैं। भाई सिंपल बात है, इसको समझते हैं कि आखिर हमारी तबीयत खराब कैसे होती है। सिंपल एग्जांपल, हमने मान लीजिए कुछ उल्टा सीधा खाया और हमको डिसेंट्री हो गई, पेट खराब हो गया, फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो होता क्या कि आपने कुछ खाया, उसमें कुछ ऐसे हार्मफुल बैक्टीरिया थे जो पेट में गए और वो मल्टीप्लाई होने लगे, जिसकी वजह से तबीयत में खराबी आ सकती है। तो जब आप एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो होता क्या है कि एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, उन बैक्टीरिया की ग्रोथ को, उन माइक्रोब्स की ग्रोथ को ये कम कर देंगे। तो जब बैक्टीरिया लार्ज क्वांटिटी में होंगे ही नहीं तो आपकी तबीयत क्या हो जाएगी, धीरे धीरे करके अपने आप ठीक हो जाएगी। तो जो एंटीबायोटिक्स हैं ये किसी भी माइक्रोब को जो है वो क्या कहते हैं कि मतलब जड़ से नहीं खत्म कर सकते हैं, उसकी ग्रोथ को सप्रेस करेंगे। और एक्चुअल में हम बीमार उसी लार्ज नंबर ऑफ ग्रोथ की वजह से ही होते हैं। हमारी बॉडी में भी इम्यून सिस्टम होता है जो माइक्रोब्स को किल करने के लिए सफिशिएंट है, लेकिन अगर यही माइक्रोब्स बहुत ही लार्ज नंबर में हो जाएंगे तब हमारा स्ट्रॉन्ग जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा वीक होने लगता है और हम बीमार पड़ने लगते हैं। ठीक है, तो अगर बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की, तो एंटीबायोटिक्स की जो डिस्कवरी की थी ये की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने डिस्कवरी की थी एंटीबायोटिक्स की। और ये भी बड़ी मजेदार कहानी है। एक्चुअली हुआ क्या था कि जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे वो कुछ क्या कह सकते हैं आप, हार्मफुल बैक्टीरिया की स्टडी कर रहे थे, है ना। तो जब आप स्टडी करते हैं तो करते करते उन्होंने देखा गलती से, बाय मिस्टेक हुआ था, मतलब इसको इस टाइप की डिस्कवरी को डिस्कवरी बाय चांस कहते हैं कि गलती से ये हो गया। तो एक पेट्री प्लेट में स्टडीज होती हैं जो आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे। तो एक में क्या हुआ, वो कोई स्पोर गलती से गिर गया। और आपको पता है ना, बिल्कुल आप सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश करते हैं, जैसे ब्रेड होती है ना, उसमें कोई एक मोल्ड ग्रो हो जाता है तो वही ग्रो धीरे धीरे स्प्रेड करने लगता है, हम लोगों ने पढ़ा था। तो ऐसे ही पेट्री प्लेट में भी, जिसमें कि बहुत सारे डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया थे, तो उसमें गलती से एक स्पोर ग्रो हुआ। तो जब गलती से स्पोर ग्रो हुआ तो उन्होंने देखा क्या कि ये जो स्पोर है, बाकी हर जगह तो बैक्टीरिया ग्रो कर गया, बाकी पूरी प्लेट में बैक्टीरिया ग्रो कर गया, लेकिन जितनी दूर ये स्पोर की कॉलोनी थी या स्पोर जितनी दूर तक ग्रो हुआ था वहां पर बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाया। तो इससे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सोचा कि इस माइक्रोब में कुछ तो खास बात है जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया, इसके आसपास का जो बैक्टीरिया है ये ग्रो नहीं कर पा रहा है। फिर उन्होंने और एक्सपेरिमेंट्स दिए, तो इसका एक्सट्रैक्ट निकाल कर सर पर डाला तो बैक्टीरिया किल भी होने लगे, है ना। तो पेनिसिलिन का आप लोगों ने नाम सुना होगा। पेनिसिलिन अगर हम
एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एक सबसे कॉमन एग्जाम्पल है पेनिसिलिन। इसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसके अलावा इरिथ्रोमाइसिन एंड सो ऑन। पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, राइट। तो ये इन्होंने देखा क्या कि भाई ये जो माइक्रोब है, ये जो माइक्रोब हुआ जो फंगस से बेसिकली लिया गया था, ये फंगस से ही पेनिसिलिन आइसोलेट किया गया था। पेनिसिलियम नोटेटम उसका नाम है। एनीवे अभी नाम की जरूरत नहीं, खाली आप सिंबल समझ लीजिए पेनिसिलिन। तो उस माइक्रोब जो ये पेनिसिलिन था, ये बैक्टीरियल ग्रोथ को चेक कर रहा था। तो इससे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने देखा कि इस माइक्रोब को तो यूज किया जा सकता है, इससे डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया को किल किया जा सकता है। फिर क्या ये आइडिया आ गया। तो पहले शुरुआती दौर में ये करके देखा गया कि पहले इसी माइक्रोब का खूब ग्रो करके खाली एक्सट्रैक्ट यूज किया जाने लगा। एक्सट्रैक्ट पीस लिया और उसका एक्सट्रैक्ट यूज करने लगे। फिर विद टाइम धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम एडवांस हुआ वैसे स्पेसिफिक कंपाउंड्स का भी आइसोलेशन होने लगा, राइट। तो जो ये एंटीबायोटिक्स है, इनका जो काम है, इनका काम होता है माइक्रोब्स की जो ग्रोथ है उसको चेक करना, ताकि उनका नंबर बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए और हमारी तबीयत खराब ना हो, ठीक है। तो जो एंटीबायोटिक्स है, ऐसा नहीं है कि खाली ह्यूमंस के ही काम में आती है, ऐसा ये कतई नहीं है कि खाली ह्यूमंस को ही एंटीबायोटिक्स की जरूरत होती है। ह्यूमंस के अलावा इवन एनिमल, जैसे आप मुर्गियां देखिए, फिशेस देखिए, या बफेलो, या जो भी आप एनिमल हस्बेंड्री जो लोग चलाते हैं या जो लाइव स्टॉक होता है, उनके खाने में भी आप थोड़ा थोड़ा एंटीबायोटिक्स देते हैं, खास करके डिजीज के टाइम में, ताकि उनका जो रेजिस्टेंस है वो बना रहे और उनको बीमारी ना हो। तो ये एनिमल के केस में भी यूज किया जाता है। एनिमल हो गए, एनिमल्स, ठीक है, चाहे हेन्स हो चाहे फिशेज हो, एनिमल हस्बेंड्री जिसको आप बोलते हैं उसमें आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये प्लांट्स में भी यूज किया जाता है। जैसे जो डिजीज बैक्टीरियल ओरिजिन की है, जो बैक्टीरिया से स्प्रेड होती है, उनमें आप एंटीबायोटिक का सस्पेंशन स्प्रे करते हैं, उसका सोल्यूशन स्प्रे करते हैं, ताकि बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन रुक जाए, और जब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं होगा तो उसका जो ट्रांसफर है वो भी धीरे धीरे क्या होगा, चेक हो जाएगा, है ना। तो जो एंटीबायोटिक्स है ये बड़े ही काम की चीज है, ठीक। क्यों काम की चीज है? क्योंकि ये माइक्रोब की ग्रोथ को चेक करते हैं, खास करके ऐसे माइक्रोब्स जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, उनकी ग्रोथ को ये चेक करती है, ठीक। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एंटीबायोटिक्स है, अगर ये काम की चीज है तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के जब मन में आया तब आप एंटीबायोटिक खा लीजिए, ये कतई नहीं करना है। इसके क्या नुकसान है जरा आप ये भी देखिए। देखिए होता क्या है, आप लोगों ने ये बहुत बार बात सुनी होगी कि आपके पेरेंट्स लोग बोलते होंगे या ग्रैंड पेरेंट्स बोलते होंगे कि हम इतने दिन से दवा खा रहे हैं लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है ना। तो जो डॉक्टर है वो और स्ट्रॉन्गर एंटीबायोटिक देते हैं। तो ऐसे इसको हम सिंपल एग्जांपल में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है जिसको कड़वा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी कड़वा पसंद नहीं है, ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उसको 1 महीने तक एकदम जरा सा बहुत थोड़ा थोड़ा कड़वा दे रहे हैं, ठीक है। 1 महीने में एकदम जरा सा कड़वा दिया, ठीक है। अगले महीने हमने कड़वाहट थोड़ी सी बढ़ा दी, लेकिन उसको पता भी नहीं चलता, वो कंज्यूम करता जाता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोग ये देखते हैं कि क्या होता है कि वो ज्यादा कड़वा खा सकता है। दूसरा एग्जाम्पल, नमक। कड़वा में अगर आपको नहीं समझ में आया, आप लोगों ने देखा होगा ना कि कुछ लोगों को आपके घर में जो दाल या सब्जी बन रही है उसमें नमक कम लगता है, हो सकता है वो ज्यादा नमक कंज्यूम करते हो, आपको नमक ठीक लग रहा है लेकिन उनको वो कम लगता है। रीजन भी वो बहुत दिनों से बहुत ज्यादा नमक खाते आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एंटीबायोटिक बहुत फ्रीक्वेंटली लेते हैं तो क्या होता है, उससे हमारी बॉडी को हार्म भी होता है। क्या हार्म होता है, हम इसको एक लाइटर नोट पे लेके जाएंगे।
जैसे वो कहते नहीं कि बच्चा ढीठ हो गया, आप अगर आपको रोज सुबह शाम सिर्फ डांट ही पड़ती रहे तो एक टाइम आएगा कोई आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा, कोई डांट रहा है डांटने दो, यही होता है ना। तो कहने का मतलब जब जरूरत हो तभी डांटो, तब उसका असर होता है। इन द सेम वे जब जरूरत हो तभी अगर आप एंटीबायोटिक्स कंज्यूम करते हैं तब वो इफेक्टिव होता है। लेकिन अगर आप लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए एंटीबायोटिक लेते रहेंगे तो जो बैक्टीरिया आपके स्टमक में है, जो इंटेस्टाइन में है, जिसकी वजह से डिजीज हुई है, वो यूज टू हो जाएगा, उसको नॉर्मल एंटीबायोटिक से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, मतलब एंटीबायोटिक देते रहो, बैक्टीरिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या ये पॉइंट समझ में आया? तो एक टर्म आता भी है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, क्योंकि ये वो टर्म है, अगर आप अननेसेसरी एंटीबायोटिक खाते जा रहे हैं तो क्या होगा, जो आपके माइक्रोब्स हैं वो भी यूज टू हो जाएंगे। जैसे होता है ना कि आपको अगर रोज डांट ही पड़ी तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कभी कभार आपको डांट पड़ती तो आपको कुछ दिन तक खराब लगता है। बिल्कुल सेम चीज है, अगर आपको रोज डांट पड़ रही है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बैक्टीरिया को रोज एंटीबायोटिक मिल रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो आराम से ग्रो करता रहेगा। इन द सेम वे जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर और स्ट्रॉन्गर एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटीबायोटिक्स हमारे लिए थोड़े हार्मफुल भी हैं। क्यों हार्मफुल है, थोड़ा सा ये भी समझिए। बहुत बार आपने जब देखा होगा, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं तो डॉक्टर आपको ये भी बताते हैं कि ये खाने के बाद हो सकता है अगले दिन आपका पेट थोड़ा खराब हो, स्टमक अपसेट हो जाए। क्यों अपसेट हो जाए? क्योंकि भाई मान लीजिए इंटेस्टाइन में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, उसमें कुछ गुड बैक्टीरिया हैं जो आपने पहले भी पढ़े हुए हैं, लेकिन जो फूड पॉइजनिंग हुई या जो आपने उल्टा सीधा खाया जो कि नंबर ग्रो कर गया, तो उनको किल करने के साथ साथ में हमारे बहुत सारे गुड बैक्टीरिया भी क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, है ना। तो क्या होता है, जो डाइजेशन होना चाहिए प्रॉपर, वो प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो जो एंटीबायोटिक है, जब भी आप एंटीबायोटिक कंज्यूम करते हैं तो बहुत बार स्टमक अपसेट हो जाता है, पेट में गड़बड़ी हो जाती है। रीजन भी कि बहुत सारे गुड बैक्टीरिया भी बैड बैक्टीरिया के साथ में किल हो जाते हैं। इसीलिए जो एंटीबायोटिक्स है उसका जो कंजप्शन है वो अपने आप से नहीं करना होता है, विद डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन करना होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, डॉक्टर जैसे हर चीज का कोर्स होता है ना, ऐसा नहीं कि आप साल भर की पढ़ाई 1 महीने करके छोड़ दीजिए आप पास हो जाओगे, नहीं होगा ना, कोर्स पूरा करना पड़ता है। इन द सेम वे जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो हर एंटीबायोटिक के एक स्पेसिफिक कोर्स होता है जो पूरा फुलफिल करना होता है। 4 गोलियां तो 4 गोलियां पूरी खानी है, 5 गोलियां तो 5 गोलियां पूरी खानी है। क्या ये बात समझ में आए? तो एंटीबायोटिक्स है तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए, लेकिन इनका यूज बहुत ही ध्यान से और जुडिशियसली करना होगा। एक बार और देख लेते हैं। तो एंटीबायोटिक्स होते क्या है? ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो किसी भी माइक्रो की ग्रोथ को चेक करते हैं, रोकते हैं, उसके नंबर को बढ़ने से रोकते हैं, ठीक है। डिस्कवरी किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, और ये डिस्कवरी बाय चांस की बात है, गलती से डिस्कवरी हो गई थी, ठीक है। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, एरिथ्रोमाइसिन है। जो करेंटली जो हम लोग आजकल यूज करते हैं जो एंटीबायोटिक्स, वो आइदर फंजाई से हम लोग ऑब्टेन करते हैं या हम लोग उसको बैक्टीरिया से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया से ऑब्टेन करते हैं। इन दोनों में से किसी से भी आप ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए लार्ज नंबर में एंटीबायोटिक्स की रिक्वायरमेंट है, तो बहुत सारी कंपनीज है जो फंगस ग्रो करके वहां से पेनिसिलिन को आइसोलेट करके उनके कैप्सूल्स बना दे रही है, क्योंकि हम तो घर में नहीं बना सकते, ना ही आप बना सकते हो। तो बहुत सारी कंपनीज इन्वॉल्व है, तो आइदर फंगस से वो ऑब्टेन कर सकती हैं या वो बैक्टीरिया से ऑब्टेन करेंगे। ये सब बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है जो आप इन फ्यूचर पढ़ोगे कि आखिर ये कैसे होता है, राइट। इसके बाद अगर हम यूजेस की बात करते हैं तो यूजेस अगर देखिए तो जो एंटीबायोटिक्स है वो ह्यूमंस के केस में ही नहीं, प्लांट्स के केस में भी, ह्यूमंस के केस में भी और एनिमल्स के केस में भी एप्लीकेबल है। एनिमल्स में आप देखिए, चाहे जो हम लोग एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं, कैटल की बात करते हैं, हेन्स की बात करते हैं, फिशेस की बात करते हैं, तो इन केस ऑफ डिजीजेस उनका जो फूड होता है उसमें आप इनको ऐड करके देते हैं, ठीक है, ताकि जो डिजीज है उसका स्प्रेड कम हो जाए। यही नहीं, प्लांट के केस में भी आप एंटीबायोटिक्स को यूज करते हैं ताकि जो बैक्टीरियल डिजीज है
उसके स्प्रेड को क्या किया जा सके, कम किया जा सके और उसके हार्म को रोका जा सके। ठीक है, यूजेस के बाद यहीं पर हम लोगों ने बात की थी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है? देखिए, मैंने बताया कि अगर आप बार बार और लगातार प्रोलॉन्ग टाइम के लिए, बहुत लंबे समय तक के लिए एंटीबायोटिक सपोज कर लीजिए डेली कंज्यूम कर रहे हैं सपोज, तो क्या होगा उस केस में कि जो माइक्रोब्स हैं वो भी यूज टू हो जाएंगे, वो भी क्या हो जाएंगे, यूज टू हो जाएंगे, तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा आप कितना भी एंटीबायोटिक्स देते रहो, वो आराम से सर्वाइव करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए एंटीबायोटिक्स जब भी जरूरत हो तब कंज्यूम करना चाहिए, विद डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन कंज्यूम करना चाहिए, और जो भी डॉक्टर ने कोर्स कहा है वो आपको हमेशा फॉलो करना होता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको एंटीबायोटिक समझ में आए होंगे, है ना, इजी था, आसान था। ठीक है, आपके आसपास बहुत सारा एंटीबायोटिक्स अवेलेबल भी है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग फर्दर टॉपिक में मिलते हैं। ओके, टिल देन स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।